नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो लगभग खत्म हो गया है। दो थ्योरम्स हमें बस देखना है, एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम और एक सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, सर्किट प्रॉब्लम्स, और फिर हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स भी लिए हैं ताकि हम लोग थिंग्स को और बढ़िया से समझ सके। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एरो डेल क्रॉस एरो बी अर्थात कर्ल ऑफ एरो बी इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी रिप्रेजेंट्स व्हाट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड फराडेज लॉ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप खुद से बताइए, क्योंकि ये तो एक मैक्सवेल का इक्वेशन है ना। तो आप बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है वो बेसिकली बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के एक्सप्रेशन से गिवन होता है। सो आपका देखिए ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेंजेज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए, लेंजेज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसिक्वेंस है, क्योंकि लेंजेज लॉ के आखिरी में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि जो हमारा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है। ओके, मतलब वहाँ पे एनर्जी का किसी भी प्रकार का लॉस या फिर लॉस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सो ऑप्शंस में है चार्ज, मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। सो एनर्जी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, फॉर एन इंडक्टेंस ऑफ एल हेनरी। ठीक है, हमारे पास एक इंडक्टर गिवन है जिसका इंडक्टेंस है एल हेनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन चारों में से। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 lv स्क्वायर, 1/2 li0 स्क्वायर एंड आखिरी है 1/2 lv स्क्वायर। सो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्टोर, माफ कीजिएगा, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड। ठीक है, कॉइल में अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो, अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना बढ़ जाएगा उसका? 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, कितना? इसके लिए हमें जो है फॉर्मूला देखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉलिनॉइड वाला फॉर्मूला लेना होगा। तो सॉलिनॉइड के केस में फॉर्मूला क्या था? एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई, माफ कीजिएगा, ए बाई एल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एन को दुगना कर दिया गया है, मतलब एन की जगह हमें 2n लेना होगा। तो पुट करके देखते हैं, म्यू नॉट अगर 2n लेंगे तो 4n स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। इट मीन्स है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इट मीन्स है कि 4 इंटू एल हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स जो है यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है, थोड़ा वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग। द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू। आइडिया जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो किसके कारण है? मैक्सवेल के कारण, फराडे के कारण, गॉस के कारण, या इनमें से किसी के कारण नहीं। देखिए, वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने आइडिया सजेस्ट किया और फिर काम भी किया उस पर, है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके काम भी किया डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट को यूज़ करके। अगर आपको देखना है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में और समझना है, पढ़ना है, तो हमारा एक वीडियो है, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 7th क्वेश्चन जो है, अब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग है कि आप कैसा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने के बाद, है ना। क्वेश्चंस को कैसा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं देखिएगा। अ कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजेंटली, ओके, एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग एक्सिस ऑफ द रिंग। द एक्सक्लरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज। फॉलिंग मैग्नेट का जो एक्सक्लरेशन होगा वो कैसा होगा? equal to that due to gravity, less than that due to gravity, more than that due to gravity, and depends on the diameter of the ring and length of the magnet.
अब देखो एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कह ये रहा है कि भाई देखो अपने पास इस प्रकार से मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक कॉपर रिंग है और मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को इस प्रकार से ड्रॉप करवा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली है, ये हॉरिजेंटल रखा हुआ है कॉपर रिंग। ठीक है, तो बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, जो आपका एक्सिस है रिंग का, ठीक है ना, उसके थ्रू इसको ड्रॉप करवा रहे हैं। तो पूछ ये रहा है कि जो एक्सक्लरेशन है फॉलिंग मैग्नेट का, इसका मैग्नेट का, ओके, वो कैसा होगा। देखिए बेसिकली जो आपका फॉलिंग मैग्नेट का जो एक्सक्लरेशन होगा वो एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट होगा। अब समझने की बात ये है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे ये कॉपर रिंग है, चलिए ठीक है, यहाँ पर बार मैग्नेट है, अभी हम लोग नहीं छोड़े हैं इसको, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे बार मैग्नेट है, हम लोग इसको छोड़े नहीं है अभी, फिर भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस बार, ये बार मैग्नेट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो इस कॉपर रिंग से भी क्या होगा, लिंक्ड होगा, कनेक्टेड होगा। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे ये कॉपर रिंग क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा मैग्नेट है, ओके ओके, ये क्या करेगा, इस कॉपर रिंग की तरफ बढ़ने लगेगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस रिंग से लिंक्ड होगा वो और इंक्रीज करने लगेगा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ। तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ किस प्रकार से इंड्यूस होगा, लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग, इस प्रकार से कि जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको ये अपोज कर सके, तो यहाँ पर अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका एक्सक्लूशन पर कुछ असर पड़ेगा, तो हो सकता है एक्सक्लूशन डिक्रीज हो, तो यहाँ पे कहेंगे कि इसका जो फॉलिंग होगा वो एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। अब जैसे ही ये इसको क्रॉस कर जाएगा, मान लीजिए ये इसको क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के बाद जब ये नीचे गिर रहा है तो इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। ओके, इस केस में भी इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, और कैसे इंड्यूस होगा कि ये जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्सेस को अपोज कर सके। इस केस में भी क्या होगा, इसका ईएमएफ, माफ कीजिएगा, इस केस में भी क्या होगा, जो आपका एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे और जो एक्सप्लेनेशन हम दिए वो भी आप समझ पाए होंगे। चलिए अपना 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग अभी लिए हुए हैं, देखिएगा। A cylindrical magnet is kept along the axis of a circular coil. If the magnet is rotated about its axis, then options में given है, a current will be induced in the coil, no current will be induced in the coil, both an EMF and a current will be induced in the coil, only an EMF will be induced in the coil. तो पहले हमें ये क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट को इस कैप्ड अलोंग द एक्सिस, ये जो एक्सिस है सर्कुलर कॉइल का, इसके एक्सिस पर हम लोग रख दिए इस प्रकार से। अब कह ये रहा है कि अगर हम लोग इस मैग्नेट को यहीं पर रोटेट करें, यहीं पर, तो क्या होगा, है ना, इसके एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करें, तो पूछ रहा है कि क्या कोई करंट इंड्यूस होगा क्या इसमें। देखिए इस केस में मेरे प्यारे भी बस एक्सिस पर रख करके ही हम लोग रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सर्कुलर कॉइल से लिंक्ड है वो तो फिक्स्ड रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको अंदर या बाहर करेंगे तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड होगा वो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना अगर हम लोग इसको यहीं पर रोटेट करवाएंगे तो। ओके, तो इस केस में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हमारा जो 9th क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन, टू इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विल मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मस्ट इंक्रीज, मस्ट डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए बेसिकली अगर आपको कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो उसके लिए आपको जो फ्लक्स लिंक्ड है कॉइल में उसको इंक्रीज या डिक्रीज करवाना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 10th क्वेश्चन क्या लिए हम लोग, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स कैरी ए करंट ऑफ आई एम्पियर। ठीक है, दो आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स हैं जो आई एम्पियर्स का करंट कैरी कर रहा है। ओके, ईच सर्कुलेटिंग इन सेम डायरेक्शन, इफ द कॉइल अप्रोचेस ईच अदर यू विल ऑब्जर्व दैट, है ना। देखिए बेसिकली दो इस प्रकार से कह सकते हैं सर्कुलर कॉइल्स है जो
आइडेंटिकल है और आई एम्पियर का करंट जो है उसमें फ्लो कर रहा है, और करंट भी इस प्रकार से फ्लो कर रहा है कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। तो पूछ रहा है अगर ये दो कॉइल्स एक दूसरे को इस प्रकार से अप्रोच करें तो क्या होगा, क्या दोनों में करंट सेम रहेगा, क्या एक में करंट बढ़ेगा दूसरे में डिक्रीज करेगा, या करंट जो है दोनों में ही इंक्रीज करेगा, या करंट जो है दोनों में ही डिक्रीज करेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद से सोच करके बताइए, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए 11th क्वेश्चन से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। If an EMF induced in a coil is 200 volt when a current changes from 1 ampere to 2 ampere in 0.05 second, the self inductance of the coil is, हमें coil के self inductance को निकालना है। एक मिनट, थोड़ा हम लोग पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, हमारे पास जो है EMF गिवन है 200 वोल्ट्स का, ठीक है। हमारे पास करंट जो चेंजिंग करंट है वो भी गिवन है, डेट इज़ 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, है ना। मतलब हम लोग बेसिकली di/dt यहाँ पे निकाल लेते हैं 0.05 से करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/5/100 इज इक्वल टू, बेसिकली इसको हम लोग 20 लेकर के चल सकते हैं ना। हाँ ठीक, इसको 20 लेकर के चल सकते हैं रेट ऑफ चेंज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस पता करना है। बेसिकली हमें पता है कि जो EMF है ये -L di/dt से इक्वल होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E/di/dt अगर हम लोग कर दें तो क्या होगा, ये L से इक्वल होगा। सो E का वैल्यू अपने पास कितना है, 200 है, और di/dt कितना है, 20 है। सो यहाँ से अगर आप कैंसिल करो तो आपको मिलेगा 10, मतलब है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो बेसिकली 10 हेनरी से इक्वल होगा। सो दिस इज, सो ऑप्शंस में देखिए 1 एम्पियर और ऑप्शन भी ही आपका 10 हेनरी है, हेनरी होगा, माफ़ कीजिएगा, एम्पियर नहीं हेनरी, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलिनॉइड आर डबल्ड, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। देखिए बेसिकली यहाँ पे सोलिनॉइड की बात की जा रही है, तो सोलिनॉइड के केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो इक्वल होता है L इज इक्वल टू μ0 n² A/L। इस केस में आप देखिए जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है और जो लेंथ है दोनों को डबल कर दिया गया है, मतलब है कि n के जगह पर आप 2n रख दीजिए और जो L है इसके जगह पर 2L रख दीजिए। तो देखिए क्या होता है, L इज इक्वल टू μ0, 2n का स्क्वायर लेंगे तो 4n² इंटू A बाई, यहाँ पे L की जगह 2L ले लेंगे, 2 कैंसिल अगर कर दे तो देखिए 2 टाइम्स जो है यहाँ पर आपका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना, μ0 n² A/L 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ओके, सो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन ए आपका गिवन है 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अपना 13th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। 13वां क्वेश्चन हम लोग जो लिए हैं क्या है, ए 100 मिली हेनरी कॉयल कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। एक 100 मिली हेनरी का कॉयल है जो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। तो हमें यहाँ बताना है कि कितना एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड जो है ये बेसिकली, माफ़ कीजिएगा, यू से डोनेट करते हैं, जो होता है आपका 1/2 Li² होता है। अब देखिए 1/2 इंटू L अपने पास गिवन है 100 मिली हेनरी और अपने पास I कितना गिवन है 1, कैंसिल कर दे तो यहाँ आ जाएगा 50, मतलब है कि 50 मिली हेनरी यहाँ पर होगा। बट ऑप्शंस में देखिए जूल्स में आंसर गिवन है, दैट इज़ 0.5 जूल, 1 जूल, है ना, 0.05 जूल एंड 0.1 जूल। अब चूंकि ये क्या है, एनर्जी है, तो हम लोग इसको जूल में ही लेंगे, लेकिन ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर हम लोग को मिल रहा है ना, ये मिली हेनरी में है। हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे मिली को हटा करके 10 पे पावर -3 लेना होगा, इतना जूल में आंसर आएगा। अब जो है 50 बाई नीचे में आप अगर 1000 कर दो तो यहाँ से देखो आपको थिंग्स क्लियरली देखने को मिलेगा, दैट इज़ 0.05 जूल, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 0.05 जूल। अब आते हैं आगे। आगे देखिए क्या गिवन है अपने पास 14th क्वेश्चन में। 2 coils of inductances 4 millihenry and 9 millihenry are placed very close to each other. If the flux linkage is complete, the mutual inductance of the pair of coils will be। देखिए बेसिकली यहाँ पर 2 coils की बात की जा रही है। एक coil का जो आपके पास इंडक्टेंस गिवन है वो है 4 मिली हेनरी और दूसरे कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो है 9 मिली हेनरी, ओके। और ये दोनों क्या है, वेरी क्लोज है एक दूसरे से। तो जो फ्लक्स लिंक्ड है
जो फ्लक्स लिंकेज है वो कंप्लीट है यहाँ पर। ओके, कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का फ्लक्स का लीकेज नहीं है यहाँ पर। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये दो पेयर्स ऑफ कॉइल का वो कितना होगा। बेसिकली इस तरह का कंसेप्ट हम लोग कहाँ पढ़े हैं, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग में। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग के केस में हम लोग क्या देखे थे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसे हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं L1 √L1 L2 से। और ये हम लोग तभी पता कर सकते हैं जब आपका K का वैल्यू 1 से इक्वल हो। देखिए कहने का अर्थ ये है कि ये जो रेशियो है m/√L1 L2 इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसे हम लोग K से डोनेट करते हैं। अब जब K का वैल्यू 1 होता है इसका मतलब ये है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एक कॉइल से लिंक्ड है उतना ही दूसरे कॉइल से भी लिंक होगा। जो चीज़ यहाँ गिवन है, इफ़ द फ्लक्स लिंकेज इज कंप्लीट, है ना, मतलब इस केस में K का वैल्यू 1 है, K का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें ये सिनेरियो मिल जाएगा। और यहाँ M जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो क्या करेंगे L1 और L2 के वैल्यू को यहाँ पर रख करके आंसर निकालेंगे तो हमें थिंग्स मिल जाएगा। M इज इक्वल टू √L1 कितना है 4 और L2 कितना है 9, 36 होगा। सो M इज इक्वल टू 36 मिली हेनरी में आप आंसर निकाल सकते हैं। M इज इक्वल टू 6 मिली हेनरी आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए 13 मिली हेनरी, ऑप्शन बी है 6.5 मिली हेनरी, ऑप्शन सी है आपका 6 मिली हेनरी और ऑप्शन डी है 3/2 मिली हेनरी। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या किए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किए। किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग। पूरा प्लेलिस्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो एक बार चेक करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक वीडियो प्यारे व्यूअर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, हर एक वीडियो। और कुछ भी डाउट है तो हम तो हैं ही क्लियर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।